प्रमुख अतिथि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुर जी, विशेष अतिथि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र महतो जी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी से प्रतिनिधित्व करते हुए आए नेतागण, मंचासीन बौद्धिक क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तित्व मित्र लोग और इस समारोह में उपस्थित हुए आदरणीय महिला तथा सज्जनवृंद, सबसे पहले आज प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी की स्मरण में जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं भी उनको श्रद्धा सुमन के साथ स्मरण करना चाहूँगा, सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा। चूंकि काफ़ी समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। यद्यपि आज हम लोग को कुछ कहने से भी कुछ सुनने की ही लगता है समय है। काफ़ी बुद्धिजीवी साथी लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के साथी लोगों का जो राय सलाह जो सलाह आया है, वर्तमान समसामयिक राजनीति के बारे में जो विश्लेषण आया है, विगत का कमी कमजोरी, आगामी रास्ता के लिए जो सुझाव आया है, हमें लगता है हम लोग को सबसे पहले उसमें मनन करना चाहिए। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जितने भी अभिव्यक्ति यहाँ विचार विमर्श है, उसको गंभीरता से लेते हुए और ईमानदारी पूर्वक उसको पालन करूँगा, वो भी प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहूँगा। गजेंद्र बाबू की बात चर्चा करते समय कुछ घटनाएं मैं याद रखना चाहूँगा। अभी हमारे भाई चंदन सिंह ने कुछ प्रश्न जोड़ा यहाँ पे, उसको थोड़ा सा कमी रह गया, तो मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। हमको लगता है करीब 42 साल की बात होगी, और उस समय मैं तत्कालीन राष्ट्रीय पंचायत में माननीय सदस्य था और गजेंद्र बाबू की सर्वमानव परिषद की यात्रा के सिलसिले में पिपरा से जो उनकी गिरफ्तारी की गई, तो उस समय मैं जलेसर में ही था। यह क्वाइट यंग, एक नया जोश खरोश के साथ आप लोग अच्छी तरह जानकारी है, मालूम है। मैं अब तो कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय में राष्ट्रीय पंचायत में जो पहली बार निर्वाचित हुआ था 38 साल में, तो मेरा उम्र भी नियम संगत नहीं था। 25 वर्ष में मान्य होना था और मैं 24 वर्ष 9 महीना हुआ था। संजोग क्या है कि अभी तक तरह इतनी बड़ी नायकता की बात नहीं थी, तो मेरे स्कूल में थोड़ा मदद कर दिया और हमको 1 साल और ज़्यादा क्या कहते हैं गोड़ा बना दिया, क्योंकि हमारे मित्र लोग उसमें मुद्दा मामला भी किए थे। तो चूंकि मैं कुछ डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमि के साथ में, नेपाली कांग्रेस के पृष्ठभूमि के साथ में और बहुदलवादी युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं निर्वाचित हुआ था, तो 42 साल के दरमियान में जब वो पिपरा से गिरफ्तार किए गए, तो मैं उस समय जलेसर में था और उनको वहाँ रखा गया था। तो कुछ हमारे युवा, विशेषकर बहुदलवादी साथी, पिपरा काफ़ी ज़्यादा पिपरा बदनाम उस समय बहुत ही पॉलिटिकली बहुत जलता, तो वहाँ के साथी लोग आए कि ऐसी की बात है और गजेंद्र बाबू को रखा गया है। तो हम लोग पहुँचे। हम उस समय डीएसपी कार्यालय, उसमें एसपी नहीं था, डीएसपी कार्यालय हुआ करता था, और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये तो कौन बड़ी बात है, नेपाल का संविधान उस समय कम से कम बालिक मताधिकारी आधार में निर्वाचन था और वाक स्वतंत्रता को प्राप्त हो चुका था। तो अपनी बात कोई करने आता है तो कोई कहने आता है, इसमें कैसे आप कर सकते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, शायद उनको कहीं पूछा चुके हैं, और हमें इस बात का वास्तव में गर्व है कि हमने लिखित उस समय
प्रतिबद्धता व्यक्त करके हम जमानी में उस समय क्या है कि जमानी बैठ के एज ए माननीय पंचायत का माननीय जमानी बैठ के और उनके लिए क्या है कि हम लोगों ने वहाँ उनको निकाला है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। पहली बार मेरे उनके साथ जो एनकाउंटर हुआ या पहली बार मुलाकात हुआ उस समय, हालांकि मैं उनके साथ वैचारिक विमर्श वाली बात में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एज ए डेमोक्रेट और डेमोक्रेसी के हिसाब से उनकी जो वाक स्वतंत्रता थी उसको जिस हिसाब से रोका गया था, उसके सिलसिले में मैं पंचायत का माननीय होते समय जाके कागज करके मैं इसको जिम्मेवारी लिंचू वाली कागज करके हमने उस समय का बात हम लोगों ने पढ़ाया था। तो इस तरह से हम लोग का मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुआ था। दूसरा घटना, हम लोग साथ साथ एक ही कैबिनेट में मंत्री भी थे। 51 साल की बात में जब वो आपूर्ति मंत्री बने शेरवाल जी की सरकार, शेरवाल जी के समय उनको लगता है उस समय आपको अच्छी तरह मालूम हंग पार्लियामेंट थे 51 साल का, और हंग पार्लियामेंट में तत्कालीन नेकपा एमाले ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया था और संसद से पुनर्स्थापना, संसद जो है अदालत से पुनर्स्थापना होके उसके बाद तमाशा आप लोग अच्छी तरह मालूम, कभी सूर्यवार प्रधानमंत्री बनते थे, कभी लोकनवार प्रधानमंत्री बनते थे। उसके बाद में जाके शेरबाज जी प्रधानमंत्री 51 साल की बात में, उस समय अविश्वास के प्रस्ताव आए। अविश्वास के प्रस्ताव से सरकार जब गिरने की स्थिति बनी तो एमाले, तत्कालीन एमाले की सरकार बनने की संभावना बनी लोकनवार चंद और वामदेव गौतम जी के सहयोग से। तो मैं उस समय चूंकि एज ए डेमोक्रेट, मैं हालांकि उस समय 51 साल में स्वतंत्र चुनाव जीत के तब नेपाली कांग्रेस में ज्वाइन किया था। तो मैं गजेंद्र बाबू से जाकर हम लोग बातचीत की। मैंने गजेंद्र बाबू को कहा, इस प्रसंग को मैं इसीलिए जोड़ना चाहूंगा कि मैंने गजेंद्र बाबू से कहा कि गजेंद्र बाबू आप भी नेपाली कांग्रेस से आए, हमारा भी पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस का ही है। आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, डेमोक्रेसी खतरा में पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर लेते हैं? मैंने तो ज्वाइन कर लिया नेपाली कांग्रेस, आप भी नेपाली कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। तो बड़ी गंभीर बात उन्होंने बताया और जो अभी मैं रिलेट करता हूं उस बात से। उन्होंने कहा, सर जी देखिए, मैं भी कांग्रेसी था, अभी भी कांग्रेसी हूं, एज ए डेमोक्रेट है मैं कांग्रेस, मैं कम्युनिस्ट नहीं हो सकता हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं ही नहीं। लेकिन जिस मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं, मैं जिस मुद्दा को लेके चल रहा हूं, अगर मैं उस मुद्दा को छोड़ के नेपाली कांग्रेस में गया, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात किया, तो मैं जो मुद्दा उठा के ले जा रहा हूं वो मुद्दा कमजोर हो जाएगा, मुद्दा मर जाएगा और दूसरा उठाने वाला नहीं होगा। इसीलिए मैं उस समय ज्यादा समझ नहीं पाया। तो काफी लंबी छत हुई, तब उन्होंने उस समय समावेशिता और समता और समानता की बात उठाई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी सिर्फ लोकतंत्र, एज ए लोकतंत्र फ्लोरिश नहीं हो सकता जब तक तो लोकतंत्र नेपाल जैसे देश में, जब तक लोकतंत्र इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं होता है, समावेशी लोकतंत्र नहीं होता है, तो लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बात आज प्रमाणित हो गया है। इस देश में 7 साल से लेकर अभी तक की स्थिति में जितने भी लोकतांत्रिक आंदोलन हो, हम लोग अभी भी वही बात कर रहे हैं। अभी भी हमारे कुछ लोगों ने कहा, जिनकी चेहरा परिवर्तन होना चाहिए, जिनकी जीवन परिवर्तन होना चाहिए, उनका 50 वर्ष 70 वर्ष हुआ, वो जहीं के वहीं हैं। कौन परिवर्तन हुआ? शासन में बैठने वाले लोग परिवर्तन हुए, आज हम हैं, कल दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन जिसके लिए लोकतंत्र आया वो आज तक जहां के वहीं बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ है चूंकि सही अर्थ में उसका प्रतित्व नहीं हो रहा है, और सही प्रतित्व करने के लिए जो समावेशिता, संघीयता और समानता की जो सिद्धांत है, जब तक वो अक्षर से व्यवहार में लागू नहीं होगा, तब तक निश्चित रूप से राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व और राजनीतिक उपलब्धि हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आज जितनी भी बात यहाँ उठी है,
जितनी भी चर्चाएं सारा उठी है, उस चर्चा को अगर हम इस हिसाब से देखें तो मैं इसको वास्तव में बहुत पॉजिटिवली और इसको अचीवमेंट के रूप से लेता हूँ। नेपाल में 7 साल में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय राणा शासन फेंका गया था, नेपाली कांग्रेस नेतृत्व में डेमोक्रेसी आई थी और वो डेमोक्रेसी लंबा नहीं टिक सका। वो संघर्ष कायम होता रह गया, वो संघर्ष बराबर आगे बढ़ता रह गया और वो डेमोक्रेसी चाहे 46 साल हो, 46 साल संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय व्यवस्था के हिसाब से डेमोक्रेसी देश में आई थी, वो भी नहीं ठीक पाया 65% में देश में गणतंत्र आया। और आज गणतंत्र का जो स्थिति है, आज के दिन में अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया, संघीयता विरोधी कुनै मन्त्रीले कुरा गरेका छ भने कारबाहीको भागी हुनेछ। हम लोग कहाँ हैं? प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य अगर संघीयता विरोधी धारणा रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जिनको मंत्री बनाया आज प्रधानमंत्री जी, उनकी प्रतिबद्धता, इस संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, सिस्टम के प्रति प्रतिबद्धता, उनके निर्वाचन के समय में उनका जो घोषणा पत्र है वो प्रधानमंत्री पढ़े कि नहीं पढ़े। जिन पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम प्रदेश को खारिज करेंगे, हमको प्रदेश नहीं चाहिए, हम संविधान के खिलाफ लड़ेंगे, हम धर्मनिरपेक्षता को खारिज करेंगे, उनको आप सरकार में बैठाए हुए हैं और आप गणतंत्र का ठिक्का की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ? इसलिए हमको लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्वक अपनी उपलब्धि को रक्षा करने की बात करनी चाहिए। हम सुनते हैं वो अजीब लग रहा है, हर चीज समय सापेक्ष हिसाब से आगे बढ़ता है। किसी दिन डीपी कोरा ने कहा था कि हमको एक हलो के रे के भन्छ एक जोड़ा चाहिँ बैल र चाहिँ हलो, एउटा घर र एउटा गाई। क्या आज का जमाना वही नहीं? उस समय का आवश्यकता था। आज का आवश्यकता अभी के समय सापेक्ष के, अभी के युग के अनुसार है। इसी तरह आंदोलन में उसी हिसाब से समय सापेक्ष होना चाहिए। हम गर्व करते हैं और इसे पूछना चाहते हैं कि नेपाल में जितना लंबा शांतिपूर्वक मधेश विद्रोह और मधेश आंदोलन हुआ है, संसार के कौन सा देश में हुआ है? और उससे बड़ा आंदोलन कैसे कर सकते हैं आप लोग? नेपाल में 12 बरस हथियार उठा के सशस्त्र द्वंद्व हुआ है, उससे बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है? आज 12 वर्ष सशस्त्र द्वंद्व करके 17,000 नेपाली जनता जो द्वंद्व में मारे गए हैं, आज वो भी मूलधार के राजनीति में कंप्रोमाइज की पोलराइजेशन आ रहा है। इसलिए जितनी उपलब्धि हमें हासिल हुई है, उस उपलब्धि को संस्थागत करते हुए, उसको मजबूत करते हुए, कम से कम उपलब्धि हाथ से नहीं छीना जाए, इसमें अगर हम लोग एक मत होते हैं तो बाकी जो उपलब्धि है, बाकी जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। मैं सवेरे देख रहा था फेसबुक में, आज गजेंद्र बाबू का जो एक पुण्यतिथि के अवसर में संघीयता र समानता उठाएको मुद्दा उठाएको गजेंद्र बाबूलाई राष्ट्रघातको आरोप लागेको थियो। और हमको इस बात का थोड़ा सा हमने भी देखा, हमारे ऋषि बाबू तो नहीं, ऋषि तो चले गए हैं ऋषि धमला जी, लेकिन हमने उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। मैंने कहा था उस समय, हथियार बोके हुए एक पार्टी का सेना अगर समायोजन हो सकता है नेपाली सेना में, तो निशस्त्र मधेसी युवा सब समावेश क्यों नहीं हो सकता? और बहुत बड़ा क्या कहते हैं राष्ट्रघात का हमको साथ जोड़ना पड़ा था। हम उसमें कोई भी क्या कहते हैं शिकायत नहीं है। मैंने उस समय भी बारमन कहा था कि अगर इस देश में इस जनता के अधिकार के लिए लड़ना राष्ट्रघात है, अपराध है, तो ऐसा राष्ट्रघात अपराध मैं करता ही चला जाऊंगा। मैंने कहा तो सवाल यह है कि सही ढंग से सही बात को व्यवस्थापन करते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से किसी भी आंदोलन का
कोई भी आंतरिक उपलब्धि रातारात नहीं होता है, परिवर्तन रातारात नहीं होता है, और जो परिवर्तन रातारात हो तो टिकता नहीं है। इसीलिए इसको इवोल्यूशन के हिसाब से हमको लेके जाना है। तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा, हम क्यों निराश हैं, हम क्यों कुंठित हैं, हम क्यों कह रहे हैं हमको कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। अपने छाती में हाथ कर रखेंगे, आज से 15 बरस 20 बरस पहले काठमांडू में आपसे आपका स्थिति क्या था और आज आपका स्थिति क्या है, उसको उपलब्धि क्यों नहीं मानते। हम लोग क्यों हीनता के शिकार में बैठे हुए हैं, क्यों कुंठा के हिसाब से बैठे हुए हैं, क्यों अपने आप को कमजोर की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, राजनीति है, विभिन्न पार्टी है, विभिन्न पार्टी में विभिन्न किस्म का विचारधारा होता है, लोगों का अलग अलग केमिस्ट्री होता है। हमें गर्व था, फख्र था, हम लोगों को बहुत ज्यादा घमंड था। जिस दिन मलेठ के घटना के बाद हम उस समय 7 पार्टी थी, 7 पार्टी के लोगों ने जिस दिन मलेठ घटना हुआ और हम लोग 13 दिन के काम में गए, उस दिन हम लोग जो क्या करते हैं, 7 पार्टी अलग अलग पार्टी थे वहां, और एक ही काम के लिए गए थे, मलेठ के शहीद का श्रद्धांजलि देने के लिए 13वें दिन में हम लोग गए थे। काम एक ही लिए गए थे, 7 पार्टी थी। वहां लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा हम लोग, और विशेष करके एक महिला जिसका लड़का शहीद हुआ था, उन्हें कहा बोआ तू सब आदमी एक के बाद कराने मिल जाए छो, एक कराने भगाई छो, शहीद की मां ने कहा। और हम लोग उस समय घोषणा भी किए थे कि अब हम लोग एक जगह रहेंगे, हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, और उसी का परिणाम था कि हम लोग राष्ट्रीय जनता पार्टी बना चुके थे उस समय। दुर्भाग्य उपेंद्र जी उस समय नहीं आए हम लोग के साथ में, लेकिन हम लोग 6 पार्टी मिलकर राज्यसभा बनाए और आपको अच्छी तरह मालूम है उनको मिला के हम लोगों ने राज्यसभा बनाया था। हमें एक बात का मलाल जिंदगी में रहेगा, हमारी इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर में हमारा एक इच्छा पूरा नहीं है। हमारा एक इच्छा था कि एक चुनाव अगर हम जसपा पार्टी के नाम से, जसपा पार्टी के संरचना से अगर एक चुनाव लड़ते तो हमको लगता है इस देश में वो वैकल्पिक शक्ति स्थापित हो जाता। बात जिसने बनाया, जिसने मेहनत किया, जिसने बनाया, तो ऊंट की तरह हो गया। उस दिन ठाकुर जी बोल रहे थे, बोली जी कि ऊंट की तरह सोच के, ऊंट का कथा सुनी था ना आप लोग कि मरुभूमि में एक ऊंट था, तो कहा कि मालिक को देखिए थोड़ा सा हमको ठूंठ होता है ना, वो थोड़ा भीतर जाने दीजिए, हमको जाड़ा लग रहा है। धीरे धीरे ऊंट भीतर चला गया, उसको क्या करते मालिक को बाहर निकाल दिया। तो जसपा ऐसा ही हो गया। जसपा पार्टी से आदरणीय अध्यक्ष महंत ठाकुर को कार्रवाई करके निकाला गया। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए यथार्थ वास्तविकता में हम लोग को बैठ के विश्लेषण करना चाहिए। सैद्धांतिक वैचारिक विवाद और आदर्श की बात बहुत सारे हो सकता है, लेकिन अभी का रियलिटी क्या है, जो परिवेश, जो परिस्थिति अभी बाहर दिख रही है, जिस किस्म का सरकार का संरचना बना है, जिस किस्म के सरकार में रहने लोगों का मानसिकता बड़ा स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है, अब हमको लगता है कि ईमानदारी पूर्वक अगर इस विषय में, इस इशू में और इस एजेंडा में अगर राजनीति करने वाले पार्टी हैं, लोग हैं, तो एक बार गंभीरतापूर्वक सोच के समझ के एक जगह होने की आवश्यकता हम देख रहे हैं। इसी सिलसिला में ठीक विश्वास के मत के एक दिन आगे हमें लगता है, मैं डॉक्टर सीके राव से बातचीत कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी, चूंकि इस दिन में हमको रेशम चौधरी ने फोन किया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा, सीके डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक कॉमन स्टेटमेंट या कॉमन स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं, एक बार हम आपको भी भेज देते हैं, उसमें आपकी सहमति, आपकी पार्टी का स्थिति में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जनमत पार्टी और नायक मुक्ति पार्टी के बीच में एक समझदारी का स्टेटमेंट, एक ड्राफ्ट हमारे यहाँ भी ड्राफ्ट आया, हमने ड्राफ्ट देखा और हमें खुशी लगी कि जो बात हम लोग उठा रहे थे वो बात वही, क्योंकि हम लोग तो जो जहां बोले, अब जो अलग अलग पार्टी से अलग लोग बोल रहे, बोल तो भावना तो एक ही रहे, चाहे राप्रपा के साथी क्यों ना हो, बोली तो एक आ रहा है, भावना है, चूंकि पीड़ा भी एक ही पीड़ा है ना। इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस दिन बात किया, लेकिन कल होके समर्थन वाली बात में विश्वास का मत देने वाली बात हो गई। जो
सिग्नेचर वाली 7 दलीय गठबंधन वाली बात हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो फर्क क्या हो गया, क्योंकि हम लोग तो प्रतिपक्ष में हैं, आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, थोड़ा सा काम करके दिक्कत हो जाएगा। तो लेकिन अभी भी इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? वैसे हमारे मित्र हैं राजकिशोर जी भी थे, चले गए थे, जैसे जनता समाजवादी पार्टी है। अभी साथी लोगों ने जो फ्लोर में बात रखी है कि भाई चूंकि आप लोग एक ही एजेंडा मिलने वाले लोग क्यों एक जगह खड़ा नहीं हो सकते, तो प्रश्न आपको उठ रहा है कि जनता समाजवादी पार्टी से कि हम लोग चाहते हैं पार्टी बढ़ावे आगे, लेकिन अभी जो बाहर न्यूज आ रही है कि जनता समाजवादी पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एस समाजवादी के बीच में पार्टी एकीकरण तक की बात हो रही है। तो वहां एजेंडा क्या है, हम लोग जानना चाहेंगे वो एजेंडा क्या है। नागरिक उन्मुक्ति के साथ हम एजेंडा मिला सकते हैं, क्योंकि नागरिक उन्मुक्ति की बात उठी कि आप थारू की पार्टी क्यों हैं, आप थारू की पार्टी नहीं थी। 5 वर्ष तक रेशम चौधरी के बारे में हम लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक आवाज उठाया है। हम अपने आप को बांधे हुए उस समय, आज उन्होंने जो बात उठाया हो उसमें हम लोग का 100% समर्थन है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि अकेले सारा समस्या समाधान नहीं कर सकते। समस्या समाधान करने के लिए हमको एक जगह खड़ा होना ही पड़ेगा। इसे न्यायिक उन्मुक्ति पार्टी हो, जनमत पार्टी हो, हम लोग मधेश के बारे में, मधेश के अधिकार के बारे में, उत्पीड़न के बारे में, मधेश के विकास के बारे में, इंडेक्स के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो कहीं कहीं हम लोग एक सहकार्य करने की स्थिति हम देख रहे हैं। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी की जो बात आ रही है कि कभी मैंने माधव पाल जी से सहकार्य करने, मैंने पार्टी एकीकरण की बात आ रही है, माओवादी से पार्टी एकीकरण की बात आ रही है, तो फिर एजेंडा कहाँ है, मुद्दा कहाँ है? जिस बात का हमें आशंका है वही बात तो नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ये बात कहा था उस समय कि लोकसभा डिवीजन होते के समय में क्यों डिवीजन हुआ, तो हमने कहा था वैचारिक आधार पर डिवीजन हुआ। जनता समाजवादी पार्टी के डिवीजन के समय में हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाले और लोकतांत्रिक संस्कार में, चरित्र में विश्वास करने वाले एक जगह खड़ा हो गए हैं, और लोकतांत्रिक न कहेंगे लेकिन साम्यवादी विचारधारा के साथ लोग एक जगह खड़ा हो। अब माधव नेपाल जी की पार्टी, उनकी पार्टी के बीच का सामीप्यता का आधार क्या हो सकता है? मुद्दा तो पक्का नहीं हो सकता, तो आधार हो सकता है तो विचार का आधार हो सकता है, सिद्धांत का आधार हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जनता समाजवादी पार्टी भी बड़ा स्पष्ट होकर आवे कि जनता समाजवादी पार्टी वास्तव में मधेश के लिए लड़ने वाला पार्टी है या वो सही में साम्यवादी पार्टी। बात बड़ा अब तो क्या है कि खुद कहना चाहिए, उसी के आधार पर हम लोग का कार्य एकता या सहकार्यता या आगे बढ़ने वाली बात हो। तो मैं अभी चूंकि हमारे दोनों पार्टी के साथी लोग हैं, जनमत के, नागरिक की पार्टी के साथी लोग हैं, जसपा के साथी लोग भी हैं, फ्लोर में बात में उठा हुआ बात मैं यही छोड़ना चाहूंगा कि आज के जो ये छलपल है, छलपल में जो बात होती है वो बात अपनी अपनी पार्टी में बैठ के सब सलाह करें, और अगर संभव हो तो हम एक पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। नेपाल में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को भी हम लोग देखना पड़ेगा। हम लोग अपने आप को क्यों देखते हैं, क्यों कहते हैं हम लोग कमजोर है या हम लोग नाराज हैं? अरे जो देश चला के बैठा उससे नाराज पार्टी है ही नहीं, तो हम लोग क्यों नाराज हो गए? यहाँ गठबंधन बना के जनता के बीच में जाके, गठबंधन बना के जनता के बीच में जाके गठबंधन के लिए वोट मांग के आने वाले पार्टी और जनता का मैंडेट लेके एक महीने एक दिन वो लोग टिक नहीं सकते हैं, अपने विश्वास में बिखर जाते हैं। तो हम लोग अपने आप को क्यों कोसते हैं? नेपाल की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसको रणनीति स्ट्रैटेजी कहा जाता है, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना है। और अंत में हम हमारे आयोजक साथी लोग जो आयोजना की है उनको एक बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस तरह के क्या है कि बौद्धिक एक छलपल हो, लेकिन ये छलपल कम से कम एक निचोड़ में पहुँचे, ये छलपल से आगे का रास्ता तय हो। कुछ प्रश्न जो अनुत्तरित है वो प्रश्न हमें अनुत्तरित ही छोड़ते हुए और भी सहकार्य करने वाले पार्टियों से अपनी अपनी पार्टी में छलपल करके इसको औपचारिकता दें, आगे बढ़ावे, यह आग्रह करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मधेश।